तो आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक हमारा भूगोल का है और भूगोल लगातार पढ़ा रहा हूं मैं आपको। इसमें जो अगला टॉपिक है वो है ऊर्जा संसाधन का आज का टॉपिक। इससे भी दो टॉपिक्स में पढ़ाएंगे। जो दूसरा पार्ट लेके आएंगे उसमें टॉप क्वेश्चंस लेके रखे आएंगे। इस टॉपिक से आने वाले सारे प्रश्नों को कराएंगे। इसमें थोड़ा सा टॉपिक को पढ़ लो, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो बहुत सारे इस टॉपिक से कवर होते हैं अलग अलग एग्जाम्स में, है ना। तो ऊर्जा की बात करेंगे, ऊर्जा संसाधनों की बात करेंगे। ऊर्जा का जो निर्माण होता है भारत में वो कौन कौन से माध्यमों से होता है और कहाँ पे प्लांट स्थित है ना। जैसे परमाणु ऊर्जा गृहों की बात करेंगे, इसमें कोयला की बात बात करेंगे, जल विद्युत परियोजना की बात करेंगे, है ना। इन सारी परियोजना की बात करेंगे। तो क्लास में अंत तक बने रहेंगे और अपने मित्रों के दोस्तों के साथ क्लास को सबसे पहले शेयर कर दिया करो स्टार्टिंग में, ठीक है। तो देखते हैं, ऊर्जा संसाधन है। ऊर्जा से मतलब समझ रहे हैं, ऊर्जा की बात होगी। ऊर्जा का निर्माण कौन कौन से माध्यमों से होता है भारत में, ठीक है। ऐसे समझो। तो सबसे पहले हम कोयला लिखा है यहाँ पे, कोयला की बात कर लेते हैं ना। कोयला का अभी तो इस पार्ट में पढ़ा रहा हूँ, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन दूसरा पार्ट लेके आएंगे, उसमें सारे क्वेश्चन कवर करेंगे जो कोयले को लेकर के अभी तक प्रश्न पूछे हैं सारी परीक्षाओं में। तो रट लेना और छाप लेना क्लास को, ठीक है। तो देखो, भारत में सबसे ज्यादा जो कोयला पाया जाता है वो इन चट्टानों में। सबसे पहले तो ये चट्टान नोट कर लो आप, गोंडवाना की चट्टानों में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है, ठीक है। नंबर एक बात, पहला मुद्दा प्रश्न पेपर वाला यहीं से शुरू करता है कि कोयला जो पाया जाता है भारत में वो कौन से प्रकार की चट्टानों में या कौन सी चट्टानों से निकाला जाता है। तो गोंडवाना की चट्टानों में कोयला निकाला जाता है, ठीक है। नंबर एक बात। और तकरीबन अगर बात करें परसेंटेज लिखें तो 98% कोयले का उत्पादन इन चट्टानों से होता है, 98%, ठीक है। कोयले का इतना इंपॉर्टेंस है कि इसे क्या बोलते हैं, काला सोना भी कहा जाता है इसे। ये भी नोट कर लेना, छापते चलो आराम से, 2 बार 3 बार देख लिया करो क्लास को। क्या बोलते हैं कोयले को, काला सोना कहते हैं। जैसे सोना होता है, गोल्ड होता है, उसकी अपनी अहमियत है। दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा भी मिलता है वो, है ना। विश्व में सबसे ज्यादा चाइना उसका प्रोडक्शन करता है। ऑस्ट्रेलिया में भी सोना पाया जाता है। इंडिया में कर्नाटक राज्य सबसे ज्यादा करता है। इसी तरीके से अपने आप में कोयला का इतना इंपॉर्टेंस है, इसे काला सोना नाम दिया गया है ना। क्योंकि काला तो होता ही है, पीछे क्या नाम जोड़ दिया, सोना। तो काला सोना कहा जाता है। दूसरा बात करते हैं, कोयला होता है 4 प्रकार का जो मिलता है दुनिया के सारे देशों में लगभग। एक एंथ्रासाइट होता है, दूसरा बिटुमन, एक लिग्नाइट प्रकार का, और पीट कोयला। ये 4 प्रकार का कोयला पाया जाता है। हमारे देश में भी पाया जाता है और भी दुनिया के जिन जिन देशों में पाया जाता है वहां 4 प्रकार का ये कोयला पाया जाता है। अच्छे से नोट करते चलो, ठीक है। देखो, पहला प्रकार कौन सा है लिखा है हमने यहाँ पे, एंथ्रासाइट, इसे नोट कर लेना। दूसरा बिटुमन, तीसरा लिग्नाइट, और चौथा पीट कोला। अच्छा, अब देखो पेपर में से सबसे ज्यादा या तो लिग्नाइट पूछा गया है या फिर एंथ्रासाइट पूछा गया है। ये दोनों सबसे ज्यादा। लिग्नाइट कोयला का दूसरा नाम भी आ चुका है कई बार, इसे क्या बोलते हैं, भूरा कोयला भी बोलते हैं। ये नोट कर लेना आप। लिग्नाइट कोयले को किस नाम से जाना जाता है, भूरा कोयले के नाम से जाना जाता है। एंथ्रासाइट को कठोर कोयला कहते हैं। इसके अंदर सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा होती है, 95% से प्लस ही होती है कार्बन की मात्रा। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट माना जाता है, उच्च कोटि का, क्योंकि कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। और भारत में कश्मीर में सबसे ज्यादा निकलता है ये। भारत में सबसे ज्यादा कश्मीर में निकलता है। बिटुमन कोयला छोटे नागपुर के पठार में ही होता है, ये भी छोटे नागपुर के पठार के अंतर्गत। और लिग्नाइट तमिलनाडु में, भारत में लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु के अंदर से, ठीक है। ये आगे भी बताते रहेंगे। अब आगे बात कर, देखो कोयला जो सबसे पहले भारत में निकाला गया वो 1722 में इसकी एक तरीके से मान सकते हैं खोज हुई या निकाला गया या प्राप्त हुआ, सिंगरौली की खान से। और सिंगरौली की खान कौन से राज्य में, बंगाल में। इसका इतिहास भी पढ़ लो एक पॉइंट में। 1722 वर्ष थी, खान का नाम सिंगरौली और राज्य का नाम बंगाल है। यहाँ पे सबसे पहले कोयला का पता चला था, ठीक है। ये बात भी नोट कर लो। अब देखिए, झारखंड राज्य है, झारखंड में एक जरिया की खान है। ध्यान रखना, झा से झा याद रखना। झारखंड में जरिया की खान कोयले के लिए फेमस है, बंगाल में रानीगंज कोयले के लिए, और उड़ीसा में, ये 3 जगह लिखी है मैंने, तालचेर। ये काफी फेमस है तीनों के तीनों, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, इस वजह से मैंने इन तीनों को ले लिया, ठीक है। झारखंड में जरिया की खान सबसे ज्यादा कोयला निकालते हैं, बंगाल में रानीगंज की खान से, और उड़ीसा में तालचेर नामक इलाके से सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन होता है, ठीक है। नोट करते चलो तीनों को। अब प्रश्न आ जाता कि भैया सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन होता कहाँ है। तो सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन होता छत्तीसगढ़ में, और सबसे ज्यादा भंडार कहाँ पे, झारखंड में। भंडार वाला पॉइंट आए तो झारखंड लगाना, और उत्पादन वाला आए तो छत्तीसगढ़ लगाना, दोनों पॉइंट लगाना, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। ये कोयला का छोटा सा टॉपिक मैंने इसमें कवर किया है। इसके सारे क्वेश्चंस को पूरा जो मिश्रण होगा वो दूसरे पार्ट में लेकर के आऊंगा। अभी इतना पढ़िए आप, पूरा एक साथ पढ़ा दूंगा तो वो याद नहीं हो पाएगा आपको, ठीक है। इस वजह से मैंने छोटे छोटे टॉपिक्स में इसको बांटा है। अब बात कर लेते हैं पेट्रोल की, पेट्रोलियम की। पेट्रोल की सबसे पहले खोज मानी जाती है माकूम में हुई थी, और माकूम नामक जगह असम में है। कहाँ पे, आसाम में। और कौन सी वर्ष में, 1867 में। ये भी नोट कर लेना।
पेट्रोल को जो खोजा गया, कच्चे तेल को जो खोजा गया, इसे क्या पढ़ते हैं हम? कच्चा तेल भी पढ़ते हैं। कच्चे तेल को जो खोजा गया वो असम में खोजा गया सबसे पहले, असम में पता लगा इसका। असम के अंदर एक इलाके का क्षेत्र का नाम है माकूम। 1867 की वर्ष रही थी, उस समय से सबसे पहले खोजा गया था। तो पहला पॉइंट तो ये नोट कर लो, पेट्रोलियम की खोज कहाँ पे हुई थी? माकूम, आसाम के माकूम नामक क्षेत्र 1867 में भाई साहब। आ चुका है बहुत सारी अपर अच्छी परीक्षाओं में ये वाला पॉइंट। इसे क्या बोलते हैं? तरल पदार्थ होता है, इसमें से तरल सोना कहा जाता है इसे, है ना? क्या बोला जाता है? तरल सोना। अब अगर बात करें, अगर प्रश्न कभी आ जाए कि कौन सी चट्टानों से ये निकलता है कोयला और पेट्रोल, तो ध्यान रखना अवसादी की चट्टानों से निकलता है ये। कौन सी चट्टानों से? एक पॉइंट में नोट कर लेना, मैं लिख देता हूं, अवसादी प्रकार की चट्टानों से। ये छोटा रूप होता है चट्टानों का, अवसादी की चट्टानें पड़ते हैं, ठीक है। ये भी आ चुका है कई बार, प्रश्न आ जाता है कौन सी चट्टानों से मिलते हैं? ये अवसादी चट्टानों से, या इन्हीं चट्टानों को बोलते हैं परतदार चट्टान भी बोलते हैं, ठीक है। इनमें क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म पाए जाते हैं इन चट्टानों में, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लेना आप, दूसरे पार्ट में और बेहतरीन तरीके से इसे बताएंगे। अभी यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड पॉइंट कवर किए। अब देखो, पेट्रोल भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पे निकाली जाती है? बॉम्बे हाई तट से। भारत में इस इलाके से सबसे ज्यादा पेट्रोल निकाला जाता है, कच्चा तेल निकाला जाता है बॉम्बे हाई तट से। सर्वाधिक उत्पादन करता है, इसे तो छाप लेना। सबसे ज्यादा भारत में पेट्रोल का उत्पादन बॉम्बे हाई तट, जो अरब सागर से लगा हुआ है, ठीक है। अगर दूसरे राज्य में बात करें तो इसके अलावा गुजरात में एक अंकलेश्वर जगह है, एक लुनेज है, और एक कलोल और खम्मात की खाड़ी। ये पेट्रोल के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध जगह है जो गुजरात के भीतर। अंकलेश्वर, लुनेज, कलोल और खम्मात की खाड़ी, और इसके अलावा और भी है बहुत सारे गुजरात में, लेकिन जो सिलेक्टेड लिखे मैंने, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें से सबसे ज्यादा अंकलेश्वर से पेट्रोल का उत्पादन होता है, जो कि अरब सागर के किनारे स्थित है गुजरात के अंदर। ये सबसे ज्यादा फेमस है गुजरात में, अंकलेश्वर, ठीक है। याद करते चलना, नोट्स बनाते चलिए। असम की बात करें तो असम में डिगबोई, नहरकटिया और माकूम और सूरमा की घाटी, ये 4 इलाके मैंने लिखे हैं मोस्ट सिलेक्टेड। और आपने सबसे ज्यादा डिगबोई पढ़ा होगा, क्योंकि डिगबोई में रिफाइनरी भी है, डिगबोई से तेल भी निकाला जाता है, ठीक है। माकूम और सूरमा की घाटी, सभी के सभी क्षेत्र कहाँ है? आसाम में। और जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको, सबसे पहले कच्चा तेल की खोज भी असम में हुई थी 1867 में, माकूम नामक क्षेत्र में, ठीक है। कहां पे? माकूम नामक क्षेत्र में। इसके अलावा एक और पॉइंट आता है दक्षिण भारत के, कृष्णा और गोदावरी दोनों नदी पड़ी होंगी आपने दक्षिण भारत की, जो डेल्टा बनाती है। गोदावरी नासिक से निकलती है और कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है, पश्चिमी घाट से। इन नदियों के बीच का क्षेत्र भी फेमस है काहे के लिए? पेट्रोल के उत्पादन के लिए। दोनों नदियों के मध्य का क्षेत्र, जहां से भी संसाधन कुछ पाए गए हैं पेट्रोलियम पदार्थों के, तो ये भी याद रखना दक्षिण भारत में। अब बात कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा पेट्रोल का उत्पादन कहाँ होता है, तो देखो ऑप्शन ऐसे आता है, अपतटीय क्षेत्र करके, अपतटीय क्षेत्र करके आता है, उसके बाद गुजरात और उसके बाद राजस्थान। राजस्थान में बहुत बड़े पैमाने पे बहुत सारे अलग अलग जिलों में इसके क्या पाए गए? भंडार पाए गए हैं पेट्रोल के, ठीक है। तो अपतटीय क्षेत्र का मतलब हो गया जो अरब सागर से लगा हुआ इलाका है, बॉम्बे का और गुजरात वाला, उन दोनों को मिला के अपतटीय क्षेत्र बोला गया है। खासतौर पर बम्बई हाई तट को बोला गया है जी। किसे बोला गया है? बॉम्बे हाई तट को। अपतटीय बिल्कुल लगा हुआ इलाका, क्षेत्र, जहां से सबसे ज्यादा पेट्रोल या कच्चा तेल निकाला जाता है, तो अपतटीय क्षेत्र इसे बोल दिया, ठीक है। अब प्राकृतिक गैस की बात कर लेते हैं। गैस के ज्यादा कोई खास नहीं, तो गैस का सबसे ज्यादा भी उत्पादन कहाँ होता है भारत में? अपतटीय क्षेत्र में। ये भी सेम वहीं से होता है, यहाँ से कच्चा तेल निकाला जाता है। गैस और कच्चा तेल एक ही इलाके से, अरब सागर के अंदर से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, मशीनों के माध्यम से, एक ही चट्टानों से निकाले जाते हैं, ठीक है। वहीं से गैस मिलती है कुछ 1 किलोमीटर की गहराई पे, और वहीं से कच्चा तेल मिलता है। तो अब सारी चट्टानों से निकलते हैं, तो सेम पॉइंट दिख रहा हुआ, अपतटीय क्षेत्र, अपतटीय क्षेत्र। गैस आ जाए चाहे कच्चा तेल आ जाए, आंसर यही लगना है, ऑप्शन में आएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में नहीं आएंगे तो डायरेक्ट आएगा बॉम्बे हाई तट आ जाएगा, है ना, कोई राज्य का नाम आ जाएगा। दूसरे पे आसाम से निकलती है गैस, तो तीसरे स्थान पे गुजरात से निकाली जाती है गैस, ठीक है। ये पॉइंट मैंने आपको बता दिए, इन्हें नोट करते चलो। शॉर्ट में ये टॉपिक लिया पहला मैंने, इसका पूरा मिश्रण, इसके सारे क्वेश्चंस पिछले 8-10 साल के पेपरों में जितने आए वो सेकंड पार्ट में लेके आएंगे ऊर्जा संसाधन में, और भी डिटेल लेकर के आएंगे, लेकिन आप इसे थोड़ा सा याद रखो और पढ़ो आराम से। अब बात करते हैं, देखो ये प्रश्न बहुत आता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अनवीकरण, परंपरागत बोलते हैं, अनवीकरण संसाधन, इनको क्या बोलते हैं? परंपरागत साधन। और अपरंपरागत, अ लगा दिया इसके सामने, और क्या बोलते हैं इनको? नवीकरण संसाधन। अनवीकरण का मतलब है यदि ये एक बार समाप्त हो गए तो इनको दोबारा से खोजना संभव नहीं है। एक बार अगर ये संसाधन समाप्त हो गए तो ऐसे संसाधनों को क्या बोलते हैं? अनवीकरण कहते हैं। जो संसाधन एक बार यदि समाप्त हो गए पृथ्वी से, धरती से, जहां से हमें मिल रहे हैं, तो दोबारा से संभव नहीं है कि इनको खोजा जाए, पता लगाया जाए, ठीक है। तो इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं? अनवीकरण संसाधन या परंपरागत संसाधन।
पेपर में पॉइंट केस प्रश्न कैसे आता है कि इनमें से बताइए कौन से संसाधनों को अनवीकरण संसाधन कहते हैं। ये वाली लाइन सबसे याद आती है, अनवीकरण। तो अनवीकरण से याद रखना कि ऐसे संसाधनों को अनवीकरण कहा जाता है जो यदि एक बार खत्म हो गए, परंपरागत संसाधन है, दोबारा से इनको प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब देखो समझ भी लो आप, जैसे कोयला है, कोयला मान लो जमीन से ही तो निकल रहा है, धरती के नीचे से निकालते हैं प्राकृतिक संसाधन के रूप में। अब कितनी खानों को अंदर तक खोदा जाता है, काफी गहराई तक, कई किलोमीटर की गहराई तक खोदा जाता है, जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है ना, बिहार है, बिहार के कुछ हिस्से हैं, एमपी का कुछ हिस्सा है, बंगाल का कुछ हिस्सा है, तो वहां से कोयला निकल रहा है इंडिया में सबसे ज्यादा, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा। अब जमीन को खोद के निकाला जाता है, 3-3, 2-2 किलोमीटर के अंदर तक खानों को खोदा जाता है। अब मान के चलिए कि खत्म हो गया, संभावना भी हो सकती है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, अगर संसाधन नीचे से खत्म हो गए तो क्या प्राप्त कर पाएंगे दोबारा? उत्तर मिलेगा नहीं कर पाएंगे। इस वजह से ऐसे संसाधनों को क्या बोलते हैं? अनवीकरण संसाधन। मान लो पेट्रोल भी जमीन के अंदर से, सागरों के अंदर से, पानी के अंदर से निकाली जा रही है, यदि एक बार पेट्रोल के संसाधन मिलना बंद हो गए तो क्या निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे, नहीं मिल पाएगी। प्राकृतिक गैस भी इसी तरीके से, और परमाणु खनिज भी, ये सब हमें पृथ्वी से मिल रहे हैं। ये सब प्राकृतिक संसाधन है जो हमें धरती माँ दे रही है, आप ऐसे समझ सकते हो सरल भाषा में। प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्सेस इंग्लिश में बोलते हैं, यदि एक बार खत्म होते हैं तो दोबारा प्राप्त करना संभव नहीं है। इस वजह से एक नाम है भूगोल में अनवीकरण या परंपरागत, प्राचीन समय से चले आ रहे हैं, प्राचीन समय से खोज चली आ रही है। ठीक है, तो यही रट लेना, परंपरा, अनवीकरण में और परंपरागत में, दोनों लिख लेना ब्रैकेट में। अब बात करते हैं नवीकरण, जिनको प्राय दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है। इसकी अपोजिट डेफिनेशन हो जाएगी, नवीकरण संसाधन कैसे दोबारा से कभी भी प्राप्त किया जा सकता है इनको। ठीक है, इनके समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है बिल्कुल भी। जैसे सौर ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा है, सूर्य से ऊर्जा मिल रही है, अब पता नहीं लाखों करोड़ों, कितना करोड़ों वर्षों तक इसकी आयु है सूर्य की, वैज्ञानिकों के अनुसार। क्या सूर्य की रोशनी कभी पृथ्वी पर खत्म हो सकती है? युगों युगों से चली आ रही है, कितने लाख साल से। तो उत्तर मिलेगा नहीं हो सकती है। तो सूर्य की ऊर्जा का इस्तेमाल कर रही है दुनिया की सरकारें, और सूर्य की ऊर्जा का इस्तेमाल करके क्या का उत्पादन कर रहे हैं? लाइट का उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं, जिससे प्रदूषण भी नहीं हो रहा है और कम खर्चे में हो जाता है। जैसे पवन ऊर्जा हो गई, समुद्रों के किनारे सबसे ज्यादा तेज गति से पवन चलती है, समुद्रों की लहरों की वजह से और भी वायु दाब की वजह से। तो समुद्रों के किनारे सरकार क्या करती है? स्थापित करती है पवन चक्कियों को। आपने पिक्चरों में, कभी फिल्मों में देखा होगा, तो पवन चक्की लगी रहती है, बड़े बड़े ग्लेडर होते हैं उसके, तो वो घूमते रहते हैं। उसके घूमने की वजह से क्या उत्पादन होता है? लाइट उत्पादन होता है। हवा से वो घूमते हैं, तो वो एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से विद्युत उत्पादन करते हैं और आसपास के छोटे मोटे इलाकों को लाइट की सप्लाई करी जाती है। तो क्या हवा खत्म हो सकती है, हवा बंद हो सकती है? आपको जवाब मिलेगा नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसी वजह से ऐसे संसाधनों को नवीकरण बोलते हैं या अपरंपरागत। जैसे जल विद्युत हो गया, पानी के बारे में आपको पता ही है, भूतापीय ऊर्जा हो गई, जो नीचे से गर्म पानी निकलता है जमीन के अंदर से, ज्वारीय ऊर्जा हो गई, जो समुद्रों में ज्वार आते हैं ना, वहां से भी लाइट उत्पादन करती है सरकार, जो सबसे ज्यादा ज्वार भाटे आते हैं। गुजरात सबसे ज्यादा ज्वारीय उत्पादन करता है। गुजरात में खम्मात की खाड़ी, जहाँ पे नर्मदा और ताप्ती नदी गिरती हैं आकर के, वहां पे सबसे ज्यादा ज्वार भाटे की कंडीशंस रहती है। इसी वजह से ये दोनों नदी डेल्टा नहीं बनाती हैं। जैसे समुद्र का पानी आता है बहुत तेजी की स्पीड से और कंकड़ पत्थरों को अपने साथ अंदर बहा करके ले जाता है, तो क्या बोलते हैं? ऐसी स्थिति को एस्चुरी बोल देते हैं। तो ज्वारीय उत्पादन सबसे ज्यादा गुजरात करता है, तो वहां पे भी लाइट का उत्पादन होता है। इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है दुनिया में कि किसी भी स्थिति से हवा का इस्तेमाल हो रहा है, सूर्य की ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है, पानी का तो इस्तेमाल हो ही रहा है, जमीन से निकलने वाला जहां जहां गर्म जल निकल रहा है उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं लाइट बनाने में। तो ऐसे संसाधनों को नवीकरण संसाधन बोलते हैं। ठीक है, जो समाप्त नहीं हो सकते। ये समाप्त हो सकते हैं, कोयला, पेट्रोल, एक बार खत्म हो गए तो दोबारा नहीं मिलेंगे, इस वजह से बोलते हैं इनको अनवीकरण संसाधन। आगे बात करते हैं गर्म। ये पॉइंट लिखा है हमने आपको, गर्म जल स्रोत। ये कछु सिलेक्टेड है और यहीं पे प्रश्न पूछा गया बार बार रिपीटेड। जे पृथ्वी की जमीन के अंदर से गर्म पानी निकल रहा है ना, ये एक शोध का विषय है कि जमीन के अंदर से गर्म पानी निकल रहा है। यहाँ पे वैज्ञानिक काम करते रहते हैं, बहुत सारे भूगोलवेत्ता अध्ययन करते हैं इसका कि क्या सोर्स है, कैसे गर्म पानी निकल रहा है, वो उनका विषय है। लेकिन भूगोल में आता है, पेपर के लिए पढ़ना है, ये हमारा और आपका विषय है। ठीक है, तो मणिकरण नामक जगह कहाँ प्रसिद्ध है? हिमाचल प्रदेश में, इसे रट लेना। अनहोनी जगह कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तप्त पानी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, है ना। और एक पूगा घाटी है लद्दाख में। एक और लिख देते हैं आपके लिए, पूगा घाटी, ये कहाँ पे है? लद्दाख में। ठीक है जी, तो ये कैसी जगह है? जहां जमीन से, पृथ्वी के अंदर से क्या निकल रहा है? गर्म जल निकल रहा है, गर्म जल स्रोत है। अब गर्म जल स्रोत है तो सरकार इनका भी यूटिलाइज कर रही है भाई, वेस्ट तो नहीं जाना चाहिए।
अगर कोई चीज प्राकृतिक रूप से हमें मिल रही है, प्रकृति हमें दे रही है, तो उसका सदुपयोग करो। सरकार हमेशा इस प्रयास में रहती है, दुनिया की सरकार है, इवन भारत की भी हमारी देश की सरकार है। तो इनका सदुपयोग किसके लिए होता है? छोटे स्तर पर, वहां कुछ मेगावाट का विद्युत उत्पादन के स्तर पर। लेकिन आपको याद रखना, मणिकरण कई बार पेपरों में आ गया, पूगा घाटी भी आ चुका, लद्दाख में स्थित है। ठीक है, रट लेना इन सारे पॉइंटों को। गर्म जल के स्रोत हैं। अब देखो, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर, रिएक्टर लिखा है यहाँ पे, शोध होता है, रिसर्च होती है ना, अध्ययन होता है, ये सारी चीज परमाणु किस तरीके से उत्पादन किया जाए विद्युत का, तो परमाणु रिएक्टर्स काम करते हैं यहाँ पे। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर 4 अगस्त को 1956 में लगाया गया, शुरू किया गया 4 अगस्त 1956 को। कहाँ पे? बंबई के अंदर। बंबई में एक जगह है ट्राम्बे, यहाँ पे ये पहला परमाणु रिएक्टर लगाया गया था। बंबई में जगह का नाम क्या है? ट्राम्बे। शायद अगर इसमें वर्ष ठीक नहीं होगी, तो यदि मैं सही नहीं हूं तो 1965 भी इसमें वर्ष हो सकती है, देख लीजिएगा, आप चेक कर लेना। शायद मैंने 56 लिखी है यहाँ पे, वर्ष 1965 में पहला परमाणु रिएक्टर लगाया गया था, 65 ही आएगी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। भारत का पहला परमाणु बिजली घर, अब ये बिजली घर की बात कर रहे हैं, वो रिएक्टर है, वो अलग है, यहाँ पे अलग शोध होता है विद्युत के बारे में, लेकिन यहाँ लाइट उत्पादन होती है परमाणु बिजली घर में। तो ये पहला परमाणु बिजली घर भारत का तारापुर में लगाया गया था, 1969 में लगाया गया था। वर्ष भी लिख लेना, 1969 में, तारापुर, महाराष्ट्र। कौन से राज्य में? महाराष्ट्र में पहला परमाणु बिजली घर था। और इसके बाद लगाया गया था रावतबाटा, राजस्थान का, दूसरे नंबर पर। ठीक है, जब मैंने जैसा कि आपको बताया, ये पहला पार्ट है ऊर्जा संसाधन का, इसमें शॉर्ट में मैंने टॉपिक्स को लिया है, फिर इसका पूरा का पूरा एक तरीके से रामबाण लेंगे इस क्लास का सेकंड पार्ट में। दोनों पार्टों को अवश्य देखिएगा और क्लास को शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों मित्रों के साथ। यदि बेटा एक जॉब चाहिए, एक नौकरी चाहिए, एक वर्दी चाहिए, 52,000 हो चाहे 50,000 हो, उनमें से एक चाहिए, तो जी जान से पढ़ना पड़ेगा और एक एक पॉइंट समझना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जीएस बेटा सिलेक्शन दिलाएगी। दिल्ली पुलिस में तो फिर सबसे ही ज्यादा आ रही है, दिल्ली पुलिस की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो 50 नंबर की जीएस है। कहेगा कर्नाटक में स्थित है। ये सब परमाणु बिजली घर है। कोटा रावतबाटा में स्थित है, सॉरी रावतबाटा के नाम से कोटा में स्थित है, राजस्थान में है ना, या चंबल नदी बहती है। मुप्पांदल तमिलनाडु में स्थित है, ये भी क्या है? परमाणु बिजली घर है, मुप्पांदल। कुडनकुलम कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। नरोरा कहाँ है? बुलंदशहर में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। कुछ सेलेक्टेड मैंने ये छांट के लिखे हुए हैं, ठीक है, कुछ सेलेक्टेड लिखे हैं। तो ये थी क्लास, और छोटा सा ही पार्ट था, ज्यादा पार्ट नहीं था। बहुत अच्छे से इसे तैयार कर लें, बहुत अच्छे से इसे देख लें, इसका पूरा मिश्रण दूसरे पार्ट में बहुत अच्छे से और बताएंगे। जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए, चाहे पेट्रोल से आए हों, चाहे कच्चे तेल से आए हों, चाहे प्राकृतिक गैस से आए हों, चाहे कोयले से आए हुए हैं, और भी संसाधनों से पूछे हों, परमाणु बिजली घरों से आए हुए हैं ना, या रिसर्च सेंटरों से आए हों, वो सब सेकंड पार्ट में हम आपके लिए लेकर के आएंगे। क्योंकि ये लास्ट चल रहा है भूगोल का, इसमें जो टॉपिक है वो थोड़े थोड़े लंबे, इस वजह से 2-2 पार्ट्स में मुझे पढ़ाने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। यदि कोई शक समस्या हो तो वो भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। पूरी ईमानदारी से लगे रहिए, बहुत कम समय बचा है, पूरी शिद्दत से तैयारी करते रहिए। ठीक है, अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।